नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे सीमित या नियंत्रित ऑटोमेटा का परिचय। इस पाठ्यक्रम का नाम है औपचारिक भाषा और स्वचालित सिद्धांत, कंपाइलर डिज़ाइन में एक अनुप्रयोग। तो हम देखते हैं कि इस विषय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सीमित स्वचालन प्रणाली के मौलिक अधिकारों और संरचनाओं को समझना, जिसमें स्थितियाँ, संक्रमण और अंतिम स्थितियां शामिल है। इसके अलावा हम यह देखेंगे कि निश्चित और अनिश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली के बीच अंतर क्या है। साथ में हम बात करेंगे कि स्वचालन प्रणाली के विभिन्न अनुप्रयोगों और उपयोगों के बारे में, और यह भी देखेंगे कि स्वचालन प्रणाली के प्रक्रियात्मक और अनुक्रमात्मक विश्लेषण का जांच किस तरीके से किया जाता है और वह किस तरीके से समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। यह विषय मुख्यतः सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। तो पहले हम यह देख लेते हैं कि सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान क्या है। तो सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान एक कंप्यूटर विज्ञान की शाखा है जो संगणना और सूचना प्रसंस्करण के मौलिक सिद्धांतों से संबंधित है। इसमें संगणना और एल्गोरिथम के अमूर्त मॉडलों का अध्ययन शामिल है ताकि उनके गुणों और सीमाओं को समझा जा सके। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें मुख्यतः स्वचालित प्रणाली सिद्धांत का पे चर्चा की जाती है। इसमें हम बात करते हैं अमूर्त मशीनों और उनकी गणनात्मक क्षमताओं का, और वह जो मशीन है वह है सीमित ऑटोमेटा, जिसको हम पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीनें। हम इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। यह हमारे इस विषय का प्रमुख टॉपिक है। साथ में औपचारिक भाषाएं और व्याकरण भी सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में आता है। भाषाओं को प्रभाषित करने के लिए औपचारिक प्रणालियों की जांच, जिसमें नियमित भाषाएं, संदर्भ मुक्त भाषाएं और पुनरावृत्ति रूप से गणनीय भाषाएं शामिल है। सैद्धांतिक कंप्यूटर में संगणनीय सिद्धांत भी शामिल होता है। संगणना की सीमाओं की खोज, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि एल्गोरिथम द्वारा क्या संगणित किया जा सकता है और क्या नहीं, हम यह भी देखेंगे। इसमें मुख्यतः यह देखेंगे कि एल्गोरिथम के द्वारा हम किस तरीक़ों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ में सैद्धांतिक कंप्यूटर इस बात पे भी मुख्यतः ध्यान देता है कि जो एल्गोरिथम हमने किसी समस्या के समाधान के लिए विकसित किया है वह कितना जटिल है, वह कितना मेमोरी लेता है। तो संसाधन जैसे समय और स्थान का विश्लेषण जो संगणना समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें पी, एनपी और एनपी पूर्ण जैसी कक्षाएं शामिल है। साथ में अभी हमने बात की कि सैद्धांतिक कंप्यूटर एल्गोरिथम के विश्लेषण और उसके डिज़ाइन में भी उपयोग होता है। विभिन्न संगणना समस्याओं को हल करने के लिए कुशल एल्गोरिथम का विकास और उसके विश्लेषण में भी सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का उपयोग होता है। पुनः मैं बोल रहा हूँ कि सैद्धांतिक कंप्यूटर के बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय का जो आधार है वो सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान है। उसी के कुछ विशेषताओं को, कुछ उपयोगिता को लेके हम इस विषय में चर्चा करेंगे। यह अंतर विषयक प्रकृति का है। तो सैद्धांतिक कंप्यूटर मुख्यतः बना हुआ है विज्ञान का गणित, तर्कशास्त्र और इंजीनियरिंग के प्रमुख घटकों से। यह संगणना समस्याओं और औपचारिक और विश्लेषित करने के लिए विविध गणित, तर्कशास्त्र और अन्य सैद्धांतिक विज्ञान क्षेत्रों के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य उपयोग जो है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का बहुत सारे क्षेत्रों में गहन प्रभाव है, जिसमें मुख्यतः क्रिप्टोग्राफी जो सुरक्षित संचार प्रणाली से संबंधित है। साथ में आज के दिन में जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जो बहुत सारी
समस्या के समाधान और निर्णय लेने में सहायता करता है, उस क्षेत्र में भी सैद्धांतिक कंप्यूटर का उपयोग होता है। साथ में सैद्धांतिक कंप्यूटर का उपयोग जैव सूचना विज्ञान, जिसको जीनोमिक विश्लेषण कहते हैं, और साथ में नेटवर्किंग, जिसमें जो मुख्यतः कुशल डेटा ट्रांसमिशन से संबंधित है, और साथ में कंपाइलर डिज़ाइन, जो मुख्यतः भाषा अनुवाद में आपको सहायता करता है। ये सभी क्षेत्र में सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का गहन प्रभाव है। लेकिन हम मुख्यतः यह देखेंगे कि सैद्धांतिक कंप्यूटर सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व, जिसे हम स्वचालित मशीन कहते हैं, उस स्वचालित मशीन का उपयोग भाषा अनुवाद के लिए, जिसके लिए हम वर्ड शब्द यूज़ करते हैं कंपाइलर डिज़ाइन, उसमें किस तरीके से उपयोग होता है। इसका सैद्धांतिक कंप्यूटर का जो महत्व है, तो सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान को समझना तकनीक को आगे बढ़ाने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एल्गोरिथम के विकास, प्रणालियों के डिज़ाइन और संगणनात्मक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। इसकी भविष्य की दिशाएं और चुनौतियां, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करता है। इसका आज के जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अनुसंधान हो रहा है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, बिग डेटा और मशीन लर्निंग, उस क्षेत्र में भी सैद्धांतिक कंप्यूटर का बहुत ही उपयोग है, और उसी के उपयोग से बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के एक प्रमुख तत्व, जिसे हम बोलते हैं स्वचालित यंत्र या स्वचालित मशीन, अंग्रेजी में इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है ऑटोमेटा थ्योरी। तो यह सैद्धांतिक कंप्यूटर का एक प्रमुख तत्व है। स्वचालित यंत्र क्या होता है? स्वचालित यंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिनमें ऊर्जा, सामग्री या सूचना को रूपांतरित, प्रसारित और उपयोग किया जाता है, ताकि कुछ कार्य बिना मनुष्य की प्रत्यक्ष भागीदारी के किया जा सके। कंप्यूटर विषय विज्ञान में इसे अधिक सार्वभौमिक तरीके से चित्र क्रमांक 1 में दिखाया गया है। तो आप चित्र क्रमांक 1 में देख सकते हैं कि जो I1, I2 या I0 जो लिखा गया है, वह इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। इनपुट का मतलब यह किसी ऊर्जा, किसी सामग्री या किसी सूचना का एक प्रस्तुतिकरण है। बीच में आप देख सकते हैं जहाँ पे ऑटोमेटा शब्द लिखा गया है, उसमें आपको अलग अलग स्थिति के बारे में दिखाया गया है। स्थिति जिसे हम स्टेट भी कहते हैं, तो उसे सिंबल के फॉर्म में हम उसको Q1, Q2, Q3 इस तरीके से दिखाते हैं। और एक और तत्व जो आपको दिख रहा है चित्र क्रमांक 1 में, जो लिखा गया है O1, O2, ये O एक्चुअली में आपका रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। यह दर्शाता है कि जब इनपुट I दिया गया तो अलग अलग स्थितियों में उसमें जो रूपांतरित, प्रसारित और उपयोग हुआ, उसके बाद आखिरी में क्या आउटपुट मिला। यह चित्र क्रमांक 1 में एक सीमित स्वचालन का सार्वभागिक मॉडल, सारगर्भित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। अगर हम इसे देखें तो अगर हम इस पे अगर विस्तृत विश्लेषण अगर करना चाहें, तो निर्धारित समय अंतराल, जैसे सिंबल में हम उसको दिखाए हैं T1, T2, Tm, तो अलग अलग समय अंतराल पर कुछ इनपुट भेजा जाता है, जो उस इनपुट को अक्षरमाला के स्तर में हम उसको दिखाए हैं I1, I2, IP। और
जो आउटपुट है उसको अक्षरमाला O1, O2, OQ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से प्रत्येक एक आउटपुट सेट से निश्चित मान लेता है। किसी भी समय यह स्वचालित प्रणाली कई स्थितियां, जिसे हम स्टेट भी कहते हैं, Q1, Q2, Qn में से एक में हो सकती है। स्वचालित प्रणाली की अगली स्थिति वर्तमान स्थिति और वर्तमान इनपुट द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका मतलब अगर मेरा स्वचालित प्रणाली अगर Q1 में है, उसकी स्थिति Q1 में है, तो जब उसमें कोई इनपुट आएगा तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो सकती है। हो सकता है कि वही पुरानी स्थिति Q1 रहे या फिर उसकी परिस्थिति बदल के Q2 या Q3 हो जाए। तो आउटपुट या तो केवल स्थिति से या स्थिति और इनपुट दोनों से संबंधित होता है। जब एक इनपुट प्रतीक पढ़ा जाता है तो स्वचालित प्रणाली के अनुसार स्थिति में दूसरे स्थिति में स्थानांतरित हो जाती है। अगर सीमित स्वचालन प्रणाली की अगर औपचारिक परिभाषा की बात करें तो एक सीमित स्वचालन प्रणाली को विश्लेषणात्मक रूप से 5 तत्व या 5 श्रृंखला के द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह समूह होता है। पहला तत्व जो है स्थितियों का संग्रह, दूसरा तत्व है इनपुट का संग्रह, तीसरा तत्व है अंतरण या परिवर्तन का संग्रह, चौथा तत्व है प्रारंभिक स्थिति और पांचवा तत्व है अंतिम स्थितियों का संग्रह। तो सीमित स्वचालन की को औपचारिक रूप से 5 शब्दों से, 5 श्रृंखला से या आप बोल सकते हैं 5 तत्वों से परिभाषित किया जाता है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, किसी समस्या के समाधान के लिए या उसकी मॉडलिंग करने के लिए जब हम सीमित स्वचालन प्रणाली बनाते हैं तो उसे परिभाषित करने के लिए 5 तत्वों का 5 श्रृंखला का उपयोग होता है। तो उस मॉडल की अलग अलग स्थितियां होती है, तो हम उस स्थिति का एक संग्रह बनाते हैं। दूसरा, उस मॉडल में हम इनपुट को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके का सिंबल यूज़ करते हैं, तो हम उसको इनपुट का संग्रह कहते हैं। तीसरा, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में किस तरीके से परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को भी दिखाया जाता है, उसका भी संग्रह किया जाता है, जिसे हम अंतरण या परिवर्तन का संग्रह कहते हैं। साथ में वह सीमित स्वचालन प्रणाली की प्रारंभिक स्थिति क्या थी, उसको दिखाने के लिए एक सिंबल का उपयोग किया जाता है। साथ में जब आपका यह ट्रांसमिशन, यह परिवर्तन एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जब हम इनपुट को अलग अलग समय अंतराल में प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे आखिरी जो स्थिति होती है, जो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसे हम अंतिम स्थितियों का संग्रह कहते हैं। तो इस तरीके से सीमित स्वचालन प्रणाली को औपचारिक भाषा में 5 तत्वों से दिखाया जाता है। बहुत सारे जो पुस्तकें हैं अभी जो है, उसके हिसाब से उन 5 तत्वों को 5 अलग अलग प्रतीक चिन्ह से दिखाया जाता है। तो वो जो 5 प्रतीक चिन्ह हैं, जिसे हम बोलते हैं, पहला प्रतीक चिन्ह Q, जो आपके स्थितियों के संग्रह को दिखाता है। दूसरा प्रतीक चिन्ह सिग्मा, जो आपके इनपुट के संग्रह को दिखाता है। तीसरा प्रतीक चिन्ह डेल्टा, जो आपके अंतरण या परिवर्तन के संग्रह को दिखाता है। चौथा प्रतीक चिन्ह प्रारंभिक स्थिति को दिखाता है, जिसे हम Q0 या Q0 बोलते हैं। और आखिरी प्रतीक चिन्ह जो बड़े अक्षरों में F के द्वारा दिखाया गया है, वह अंतिम स्थितियों के संग्रह को दिखाता है। तो इस तरीके से आगे हम कहीं पे भी जब इस सीमित स्वचालन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे, तो हम आगे इन्हीं 5 प्रतीक चिन्हों को उपयोग करेंगे
उसे समझने में, उसके बारे में चर्चा करने में। अब इसमें मुख्यतः जो होता है डेल्टा, जिसे हम बोलते हैं कि वह अंतरण या परिवर्तन, तो अंतरण या परिवर्तन उसको प्रतिबिंबन या मैपिंग भी कहते हैं। तो प्रतिबिंबन का जो मुख्य तत्व है वह एक स्थिति जो हम Q के द्वारा दिखाए हुए और एक इनपुट जो सिग्मा के थ्रू दिखाए हुए। तो एक स्थिति और एक इनपुट के बाद अगली स्थिति क्या होगी, यह डेल्टा के द्वारा प्रतिबिंबित किया जाता है, जिसे प्रत्यक्ष प्रतिबिंबन भी कहते हैं, जो प्रतिबिंबन के दौरान स्थितियों के परिवर्तन का वर्णन करता है। और आमतौर पर इसे प्रतिबिंबन तालिका या आरेख के रूप में दर्शाया जाता है। तो Q0 जब Q में शामिल प्रारंभिक स्थिति है और F Q का एक उप समूह है जो अंतिम स्थितियों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक से अधिक अंतिम स्थिति हो सकती है। यह प्रतिरूप मॉडल चित्र 2 में दिखाया गया है। तो चित्र 2 में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक इनपुट पट्टी है। यह पट्टी हम इसको बोलते हैं इनपुट टेप या इनपुट मेमोरी। तो जिस इनपुट को सीमित स्वचालन प्रणाली के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, उस इनपुट को इनपुट पट्टी में दर्शाया जाता है। साथ में आप वहाँ पे देखिए उस चित्र 2 में एक पठनीय मुख है। पठनीय मुख या इसी को हम रीड हेड बोलते हैं। इस पठनीय मुख के थ्रू सीमित नियंत्रण संचालन प्रणाली है, वह इनपुट को रीड करता है। अभी हम बात किए थे कि जो ट्रांजिशन होता है, जो प्रतिबिंबन होता है, वह 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक परिस्थिति या स्थिति जिसको हम Q से दिखाते हैं, और दूसरा इनपुट। तो जो आपका इनपुट होता है वह इनपुट टेप में रहता है, और जितनी भी स्थितियां हैं या स्टेट है वह आप देखिए वहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है जहाँ पे लिखा हुआ है सीमित नियंत्रण संचालन। तो सीमित नियंत्रण संचालन में स्थितियों का समूह रहता है, और जो पठनीय मुख है वह इनपुट पट्टी से इनपुट को पढ़ता है। उसके आधार पे अगली स्थिति क्या होगी वह निर्णय होता है, और उसके हिसाब से स्थिति में परिवर्तन होता है। तो यह जो चित्र 2 है यह सीमित स्वचालित प्रणाली का एक ब्लॉक आरेख है। अब जो सीमित स्वचालन की प्रणाली है इसको 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें कुछ सीमित स्वचालन प्रणाली जैसा हम इनपुट देंगे उसी के आधार पर वह आउटपुट जनरेट करता है, वह आउटपुट देता है। लेकिन कुछ स्वचालित प्रणाली, सीमित स्वचालन प्रणाली ऐसा है जिसमें हम जब इनपुट देंगे तो वह पूरे इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आखिरी में केवल एक सिग्नल दे देता है कि आपका इनपुट प्रोसेस हो गया इस सीमित स्वचालित प्रणाली के से। तो इसके विभाजन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि वह सीमित स्वचालन प्रणाली जो इनपुट के साथ आउटपुट भी देता है वह 2 है, एक मिली मशीन और दूसरा मुरे मशीन। लेकिन वह सीमित स्वचालन प्रणाली जो पूरे इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आखिरी में एक सिग्नल देता है वह है निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और दूसरा है अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली जिसको हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हमारे इस विषय के हिसाब से जिसमें हम यह विषय पे चर्चा कर रहे हैं वह मुख्यतः निश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली और अनिश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली पे हम बात करेंगे, क्योंकि आगे हम इसी को कंपाइलर डिज़ाइन में कैसे इसकी उपयोगिता है
उस पे हम चर्चा करेंगे। तो सीमित स्वचालन प्रणाली को 3 तरीके से दर्शाया जा सकता है। आपको यह देखना है कि यह जो चित्र 4 में जो प्रतिबिंबन चित्र दिया है, यह किसी समस्या के समाधान के लिए नहीं, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया गया है। हाँ, लेकिन भविष्य में हम इसी तरीके का मॉडल बना सकते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए। तो अभी सिर्फ आपको यह समझना है कि इसमें जो एज दिया है, जो तीर के निशान बने हुए हैं, उसके ऊपर जो 0 और 1 लिखा हुआ है, वह इनपुट को दर्शाता है। साथ में यह देख सकते हैं कि जो आपके Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 यह जो लिखा हुआ है, यह अलग अलग स्थितियों को दर्शाता है। साथ में यह भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं से यह आपका काम शुरू करेगा। तो जिस स्थिति से यह अपने काम को शुरू करता है, हम उसको प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं। जैसे इस चित्र 4 में Q0 जो है वो आपके प्रारंभिक स्थिति को प्रस्तुत कर रहा है। साथ में जब एक बार यह कार्य शुरू होगा, यह काम करना शुरू करेगा, तो कहीं ना कहीं पे जाके वो ख़त्म होगा। तो उस स्थिति को जहाँ पे यह ख़त्म हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, उस स्थिति को हम बोलते हैं अंतिम स्थिति। आप देख सकते हैं कि 2 गोला बना हुआ है Q4 में। तो वो जो 2 गोला दिया हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो कोई यह जरूरी नहीं कि हमेशा हम 2 गोला बना के ही उसको प्रस्तुत करें। हाँ, लेकिन अलग अलग स्थितियों के बीच में अंतर को दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाया जाता है कि कौन सी स्थिति प्रारंभिक स्थिति है, कौन सी अलग अलग स्थितियां हैं, और वो अलग अलग स्थिति में से कौन सी स्थिति आपकी अंतिम स्थिति है। तो सीमित स्वचालन प्रणाली को दिखाने का यह एक तरीका है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रतिबिंबन चित्र, या इसी को जो अंग्रेजी में जो शब्द यूज़ होता है, हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। दूसरा तरीका है सीमित स्वचालन प्रणाली को दिखाने का, वह होता है प्रतिबिंबन तालिका। अगर आप इस तालिका 1 को देखेंगे तो यह आपके चित्र 4 को ही प्रस्तुत कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें 5 अलग अलग स्थितियां हैं, Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो देखिए, हमने वही लिखा हुआ है। आप अगर पहले खंड को देखें, ऊपर लिखा हुआ है स्थिति और उसके बाजू में लिखा हुआ है इनपुट। तो स्थिति में अगर आप देखें तो ऊपर जो स्थिति है चित्र 4 में 5 स्थिति Q0 से Q4 तक, वही हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। अब आप देखिए, जो भी तीर के निशान हैं जिसके ऊपर 0 और 1 लिखा गया है, वह आपके इनपुट को दिखाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इनपुट के बाजू में 0 और 1 लिखा हुआ है, तो वो आपके इनपुट को दिखा रहा है। अब आप देखेंगे उसके बीच में अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, और कहीं कहीं पे जब कोई स्थिति नहीं रहती तो उसको फाई के द्वारा दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है, अगर हम पहले को देखें, अगर आप गौर से देखिए उसको, Q0 में जब हम 0 देंगे तो उसकी जो अगली स्थिति हो रही है वह Q1 है। आप वही चीज़ इस चित्र में भी देख सकते हैं कि Q0 में एक तीर का निशान है जिसके ऊपर 0 लिखा गया है, तो जो उसकी अगली स्थिति है वह आपका Q1 है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी प्रतिबिंबन हुए हैं उसी को तालिका के फॉर्म में तालिका 1 में दिखाया गया है। तो यह दूसरा तरीका होता है जिसके द्वारा हम सीमित स्वचालन प्रणाली को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा सीमित स्वचालन प्रणाली को हम तीसरे तरीके से भी बता सकते हैं, और वह क्या है
यह है जितने भी प्रतिबिंबन हैं या ट्रांजिशन हैं उसका संग्रह। हम हर एक प्रतिबिंबन को अलग से दिखाते हैं और उसका एक समूह बना लेते हैं। तो इस अगर आप ये देखें तो आप इसकी तुलना चाहे आप चित्र 4 से भी कर सकते हैं, तालिका 1 से भी कर सकते हैं, और चित्र 4 और तालिका 1 में जो दिखाया गया है उसी को प्रतिबिंबन के संग्रह के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो अभी हम चर्चा किए थे वही इसमें भी है। जैसे डेल्टा आपका एक निशान है जो आपके प्रतिबिंबन को दिखा रहा है। Q0 अभी की परिस्थिति है, उसमें आपने इनपुट 0 दिया तो उसके परिस्थिति में क्या चेंज हुआ, क्या बदलाव आया, तो अगली जो परिस्थिति है वो आपका Q1 है। वैसे ही अगले परिस्थिति Q0 में जब 1 दिया गया तो उसके परिस्थिति में जो बदलाव आया Q2। तो इसी तरीके से सभी को देख सकते हैं। एक विशेष बात जो आप देख रहे हैं कि Q1 के 0 में 5 लिखा गया है, जहाँ पे साथ में आपको बताने के लिए लिखा गया है कि कोई प्रतिबिंबन नहीं। इसका मतलब ये है कि Q1 में जब 0 दिया गया तो उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसके द्वारा सीमित स्वचालन प्रणाली को प्रदर्शित किया जाता है। इनमें से कोई भी तरीके का उपयोग किया जा सकता है। अब यह देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीमित स्वचालन प्रणाली बना हुआ है पहले से, तो वह इनपुट को कैसे प्रोसेस करता है। तो आप तालिका 2 देखिए, इसमें यह सीमित स्वचालन प्रणाली बना बुनाया है। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि अभी आपको यह नहीं सोचना है कि यह कैसे आया है, यह आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बना बुनाया तालिका दिया गया है जिसमें 4 स्थितियां हैं, Q0, Q1, Q2, Q3। इसमें जो इनपुट है 0, 1 और साथ में उसका प्रतिबिंबन मीन्स अगली स्थिति क्या है वह भी आपको दिखाया गया है। आपको यह समझाने की कोशिश किया गया है कि एक बने बुनाए निश्चित सीमित स्वचालन प्रणाली में अगर कोई इनपुट दें तो यहाँ पे देखिए हमने 2 इनपुट दिया हुआ है जो दिखाया गया है A और B। A में हम बोल रहे हैं 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 और दूसरे में है 1 1 0 1 0 1। तो हम देखेंगे कि यह दोनों इनपुट को किस तरीके से प्रोसेस करता है। तो आप देखिए, इसी कारण साथ में आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस तालिका 2 में जो Q0 है वही आपकी प्रारंभिक स्थिति है और साथ में Q0 ही आपकी अंतिम स्थिति है। तो यह कैसे प्रसंस्करण करता है हम उसी पे बात करेंगे। तो आप देखिए कि हमेशा जो सीमित स्वचालन प्रणाली है वह शुरुआत स्थिति से शुरू होता है। तो शुरुआत स्थिति आपका Q0 है, पहला इनपुट 1 है तो उसकी अगली स्थिति Q1 हो गया, फिर दूसरा इनपुट 1 है तो उसकी अगली स्थिति Q0 हो गया, फिर अगली इनपुट 0 है तो परिस्थिति उनका Q2 हो गया, और Q2 में फिर से आपने इनपुट 1 दिया तो उसकी परिस्थिति Q3 हो गया, और Q3 में आपने इनपुट 0 दिया तो उसकी परिस्थिति Q1 है। हम देखते हैं कि स्थिति Q1 एक अंतिम स्थिति नहीं है। अगर इस तालिका को देखें तो इस तालिका में जो आपका Q0 है वह अंतिम स्थिति है, Q1 आपका अंतिम स्थिति नहीं है। इसका मतलब निश्चित सीमित स्वचालित प्रणाली द्वारा 1 1 0 1 0 को मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है। वैसे ही अगर हम दूसरे इनपुट 1 1 0 1 0 1 को देखें और उसी तरीके से अगर हम उसको प्रोसेस करें तो आप देखिए जो सबसे आखिरी स्थिति है Q0। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक स्थिति से प्रोसेस शुरू करने के बाद आखिरी स्थिति उसका Q0 है, और इस तालिका में वो जो Q0 है वही आपका अंतिम स्थिति है। इसका मतलब यह जो सीमित स्वचालित प्रणाली है उसके लिए 1 1 0 1 0 1
आपका मान्य है, वह रिकॉग्नाइज्ड है। इसका अगर सारांश देखें तो हमने चर्चा किया व्याख्यान में सीमित स्वचालन प्रणाली के मौलिक सिद्धांतों पर, साथ में हमने समझने की कोशिश किए कि उसकी स्थितियां, संक्रमण और अंतिम स्थितियों पर। साथ में हमने चर्चा किया कि सीमित स्वचालन प्रणाली का किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे संकल्पना, कंपाइलर रचना, विशेषकृत प्रणालियों में। साथ ही यह स्वचालन प्रणाली को प्रक्रियात्मक और अनुक्रमात्मक मार्गदर्शिका का भी हमने विश्लेषण किया। धन्यवाद।